हेलो बच्चों, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रेविटेशनल मोशन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना प्लीज 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 ना भूलें। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ S1 and S2 आर मूविंग इन अ सेम ऑर्बिट। The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which of the following statement is true? The kinetic energy of two satellites are equal. चेक करते हैं, देखिए किसी भी सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास रहता है उसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ GM स्मॉल m डिवाइड बाय 2r का प्लस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है प्लस GMM बाय 2r। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सैटेलाइट आर इक्वल कह रहा है, लेकिन देखिए इस क्या कह रहा है, सैटेलाइट अर्थ की हैं, दोनों के मास जो हैं वो 4 टाइम्स हैं। तो आपको कहा गया है कि कैसे इक्वल हो सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मास अगर इक्वल नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द S2। तो चेक कर देखिए, टाइम पीरियड की बात करें दैट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर 3/2 होता है। दोनों के लिए r दिया गया है, सेम ऑर्बिट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं दोनों का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल आएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि टाइम पीरियड 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन टू केसेस आर इक्वल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस ऑफ GMM बाय r। इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मास आ रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट आ रहा है, जो कि डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। S1 and S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। अगर ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ G कैपिटल M मतलब अर्थ का मास डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हम यहां पे कहते हैं M एंड R सेम होने की वजह से हमारे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो दोनों की सेम आएगी, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। The figure shows elliptical orbit of a planet small m about the sun S. The shaded area SCD मतलब ये वाला एरिया है, लेट्स सपोज करो इस एरिया का नाम A2 देते हैं, इज ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ SAB। इसको हम A1 दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो सेकंड एरिया है वो हमारे फर्स्ट एरिया का डबल है। इफ T1 इज अ टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D। ठीक है, एक काम करते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से हम इसको A2 और A1 का नोमेनक्लेचर देने की बजाय इसको हम A1 दे रहे हैं और इसको A2 दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है A1 इज अ 2 टाइम्स ऑफ A2। तो क्वेश्चन कहता है T1 इज अ टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D एंड T2 इज अ टाइम पीरियड टू मूव फ्रॉम A to B। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? हम कहते हैं कि हमारे कोई भी प्लैनेटरी मोशन होती है तो उसकी एरियल स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। अगर एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो उनके एरियाज में रिलेशन होगा वही उनका टाइम टेकन होगा। अगर हमारा A1 जो है A2 का डबल है तो T1 भी T2 का डबल होगा, तो रिलेशन आएगा T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। The radius of a circular orbit of two satellite A and B of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, the speed of satellite B क्या होगा? देखिए किसी भी सैटेलाइट की अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट ऑफ GM बाय R का अंडर रूट। तो हमें कहा गया है कि अगर एक की स्पीड इतनी है तो दूसरे की स्पीड क्या होगी? तो हम ऐसा कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ A टू द स्पीड ऑफ B, बिकॉज द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R। सो यू कैन राइट एज रेडियस ऑफ B डिवाइड बाय रेडियस ऑफ A का अंडर रूट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है हमारे पास। अब क्वेश्चन ने कहा कि द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज 3v। तो जहां VA आ रहा है वहां हमने 3v लिखा और जहां VB आ रहा है वो हमने उसको VB लिखा, हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रेडिएट ऑफ टू सैटेलाइट A एंड B आर ऑफ द अर्थ इज 4r। A के लिए रेडियस दी गई है 4r और B के लिए रेडियस हमें दी गई है r, जिसको हम अंडर रूट करके रिलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 1/2। अब क्या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ B? तो हमने इस 2 का मल्टीपल्स 3v के साथ करना है, तो आंसर इज 6v विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3।
A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. क्वेश्चन ये कहता है कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और इसके सेंटर पे एक मास रखा गया है। इस मास का वैल्यू इस स्फेरिकल शेल के मास के इक्वल ही है, तो इसका मतलब सेंटर पे रखे हुए मास का और शेल का मास इक्वल है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए सिचुएशन एट ए डिस्टेंस a/2, यहां से समझें कि इस जगह पे जो कि इससे कुछ a/2 दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू पता करके बतानी है। तो हम कहते हैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल पता करके बताना है तो हमें पोटेंशियल यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार तो लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, और दूसरा पोटेंशियल लिखना पड़ेगा द पोटेंशियल ऑफ द शेल ऑन द पॉइंट दिस गिवन, है ना। देखिए पार्टिकल के लिए अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है gm/r, और स्मॉल r की वैल्यू हमें दी गई है a/2। स्मॉल r का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल, दैट इज a/2, तो gm/a/2 हो गया। अब शेल की अगर हम बात करें तो किसी भी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल उसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि रेडियस के हिसाब से, सरफेस के हिसाब से उठाया जाता है, और सरफेस के हिसाब से पोटेंशियल होता है -gm/a। अब अगर दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास हो गया -2gm/a -gm/a, and on solving we are getting -3gm/a is a potential at the point given, which is comes in the option number 2. The dependency of acceleration due to gravity on the distance small r from the center of the earth assumed to be sphere of the radius r of the uniform density as shown in the figure below. हमें ये कहा गया है कि अगर हम सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के वेरिएशन को शो करके बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो जब हम किसी भी स्फीयर के अंदर होते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है gm/r3, जिसमें हम कहते हैं द g इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर या अर्थ की बात करें तो उसके लिए हमारे पास g की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू r होती है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे ही हम सरफेस से बाहर की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके हो जाता है gm/r²। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आउटसाइड का मतलब कैपिटल R से बाहर जाएं तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/r² हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, बाद में हमें जो है हाइपरबोला बनाना है, तो विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। तो डी इज अ राइट आंसर, तो डी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 4th ऑप्शन के अंदर, तो हम आंसर नंबर 4 चूज करेंगे इसके लिए। The additional kinetic energy to be pivoted to a satellite of mass small m revolving around a planet of mass capital M to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another radius r2। ये कहता है एक आपके पास सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट की इनिशियली जो रेडियस है वो r1 है और उसके बाद इसकी रेडियस r2 हो जाए तो हमें इसे एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी होगी। ठीक है, अब ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसको हम एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इस तरह से, जिसकी शुरू में कुछ रेडियस हमने r1 कहा और उसके बाद इसको हम लोग एक बड़ी रेडियस में मूवमेंट कराना चाहते हैं जो कि आपके पास r2 हो गई। तो इनिशियली हमारे पास r1 रेडियस है और अब इसकी रेडियस को हम r2 कराना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास ये सैटेलाइट r1 रेडियस में घूम रहा होगा तो इसके पास एक कुछ एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी, और जब ये यहां जाएगा तो इसके पास एक फाइनल एनर्जी होगी। अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें तो इसके पास इनिशियल एनर्जी होती है -gmm divided by 2r1। This was the initial energy with the satellite which is moving in the orbit of radius r1। और जब ये r2 पे पहुंच जाएगी तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -gmm अपॉन 2r2। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये सैटेलाइट यहां पे जंप कर जाए। तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब जितनी उसके पास पहले एनर्जी थी उसके अंदर
कुछ आप काइनेटिक एनर्जी एडिशनल जोड़ दें ताकि ये दूसरे वाले ऑर्बिट के अंदर अपनी एनर्जी बना ले। तो इसका मतलब एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज द चेंज इन अ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज TE2 माइनस ऑफ TE1 हो गया। TE2 की वैल्यू ऊपर जो लिखी है उसको अगर हम कॉपी करें तो ये बनता है माइनस ऑफ GMM बाय 2R2, फिर यहां माइनस लगाया, माइनस GMM बाय 2R1। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से इसको हम पहले लिख लेते हैं, जिसमें GMM दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, तो 1/R1 minus 1/R2 is the additional kinetic energy which is given to the satellite so that it can shift to the another orbit। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2 if v1 and v2 are the linear velocity at these points separately, then the ratio of v1 to the v2 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, लेट्स सपोज करो ये हमारे पास सन है और इसके चारों तरफ ये हमने एक इलिप्टिकल ऐसे समझें कि ऑर्बिट बना दिया। ठीक है, ये हमारा सन है और इसके पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट के अंदर कोई एक प्लैनेट मूवमेंट कर रहा है, ये प्लैनेट यहां से मूवमेंट करता है। अभी कहते हैं इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है ये r1 है और फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो r2 है। अगर r1 पे इसकी वेलोसिटी v1 कही जाए और r2 पे इसकी वेलोसिटी v2 कही जाए तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। हम जानते हैं कि जब भी कोई भी प्लैनेट जो है किसी भी सन के अराउंड मूवमेंट करता है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होता है तो वी कैन जस्ट राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम we can just write as mvr is equals to constant। mvr is the formula for the angular momentum। तो देखिए चाहे सैटेलाइट फर्स्ट पॉइंट पे ए पे कह दें और चाहे सैटेलाइट बी पे कह दें, दोनों पे मास तो इक्वल ही होगा, तो v इंटू आर ही कांस्टेंट होने वाला है, तो कहेंगे v1 इंटू r1 दैट शुड बी इक्वल्स टू v2 इंटू r2। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रेशियो v1 टू द v2, तो यू कैन सिंपली राइट द रेशियो इज कमिंग एज r2 बाय r1 व्हिच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। A spherical planet has a mass mp and the diameter dp. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equals to। देखिए ये क्या कहता है, spherical planet has a mass mp and the diameter dp। The particle of mass small m falling freely near the surface of the planet। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास ये एक प्लैनेट है और पार्टिकल इसके सरफेस के पास में है तो इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जिसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो वो डायमीटर की हाफ हो जाएगी। तो अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होता है GMM ओवर r स्क्वायर। तो हम लिखेंगे G, M की जगह उसने कहा MP यूज करो, मास ऑफ प्लैनेट, मास स्मॉल m है और ये G का वैल्यू लिखना है, तो इसके अंदर हमारा जो ये स्मॉल m है ये नहीं आएगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला हुआ GM बाय r स्क्वायर। तो डिवाइड बाय r की वैल्यू लिखे तो ये बन गया d स्क्वायर बाय 4, बिकॉज हमें डायमीटर दिया हुआ था, तो आंसर इज कमिंग एज 4 इंटू GMP अपॉन dp का होल स्क्वायर विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3, 4 GMP dp का होल स्क्वायर। A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height 5r above the surface of the Earth। तो इसका मतलब सेंटर से अगर उसकी डिस्टेंस देखी जाए तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी r plus 5r। r being the radius of the Earth, the time period of another satellite in hours at a height 2r from the surface of the Earth। तो दूसरे के लिए हाइट आपको दी गई है r plus 2r। तो इसका मतलब पहले वाली सेंटर से 6r दूर है और दूसरे वाली सेंटर से 3r दूर है, और ये स्टेशनरी सैटेलाइट होने की वजह से इसका 24 आवर टाइम पीरियड है। तो कहता है इसका टाइम पीरियड हमें पता करके बताएं।
तो एक का टाइम पीरियड हमें दिया गया है और दूसरे का टाइम पीरियड हमें पता करना है, तो कैपलेट्स लो कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट बाय द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट विल बी इक्वल्स टू R2 by R1 रेज टू पावर 3/2। क्या हुआ, यहां पे हमने t की बात करनी है, तो ये 3 के डिवाइड में 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास T2 by T1 इज इक्वल टू R2 by R1 3/2। अब R2 की वैल्यू हमारे पास है 3R और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6R रेज टू पावर 3/2। इसको कट किया, ये 2 टाइम्स कट हो गया। जैसे ये 2 टाइम्स कट हुआ तो 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2। ठीक है, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2। तो टाइम पीरियड T2 इज कमिंग एज T1 डिवाइड बाय 2√2। T1 की वैल्यू 24 आवर्स है, डिवाइड बाय 2√2, इसको इसे कट किया 12 हुआ, 12 को √2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6√2 आवर्स, which is comes in the option number 1. The height at which the weight of a body becomes 1/16 its weight on the surface of the earth is। देखिए वेट की बात करें तो वेट हमारे पास होता है mg। ठीक है, अगर हमें किसी हाइट पे वेट लिखना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा m into g at some height। अब हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है g1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसा याद रहे तो बहुत अच्छा एक फास्ट करने का तरीका होता है 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, वेट एट हाइट इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ द वेट एट द सरफेस। वेट एट द सरफेस आप mg मान लीजिए, तो ये भी आपका mg हो गया, तो आ गया 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। mg से mg कट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h बाय आर, क्योंकि मैंने अंडर रूट भी ले लिया, तो 1 प्लस h बाय आर इज कमिंग एज 4, तो h बाय आर इज कमिंग एज 3, so h is coming as 3r, that is height from the surface, that is equal to 3r, where the weight becomes 1/16 times. Which of the following plot represent the variation of gravitational field on the particle with the distance small r due to thin spherical shell of radius r? अगर हम किसी भी शेल की बात करें तो शेल का मतलब हमारे पास एक तरह से होलोस्फीयर होता है। इस होलोस्फीयर के अंदर हमारी फील्ड जो होती है वो 0 होती है, और जो बाहर हमारी फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है -gm/r²। ठीक है, अब माइनस में कोई ग्राफ नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम इसके मोड की बात कर लेंगे, तो हम कहेंगे +gm/r²। तो अंदर हमारी फील्ड होनी चाहिए 0 और बाहर हमारे पास होनी चाहिए gm/r², which comes in the option number 4। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, जो कि शुरू में कुछ नहीं दे रहा, देन जैसे ही कैपिटल आ रहा था उसके बाद ग्राफ स्टार्ट होता है। If v is the escape velocity and v0 is the orbital velocity of a satellite for a orbit close to the Earth's surface, then the relation is। देखिए ve का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2gm by r का अंडर रूट, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √gm by r का अंडर रूट। तो अगर दोनों को रिलेट करना है तो उसमें √2 ही तो एक्स्ट्रा लगा है, तो वी कैन जस्ट राइट v इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v0, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। ये आपको कहना चाहता है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपको लाइट की वेलोसिटी के इक्वल लेके चलनी है। ये कहता है एक प्लैनेट के अंदर ये ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी तक का ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं हो सकता, लाइट से ज्यादा वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो एस्केप कर जाएगा, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल? तो हम कहते हैं हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm बाय r का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये बन गया 9 × 10⁻16 इज इक्वल्स टू 2। g की वैल्यू हमने लिखी है 6.67 × 10⁻11,
मास की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय रेडियस जो हमें पता करके बतानी, और रेडियस एग्जैक्टली नहीं बतानी, 10 की पावर्स में हमें रेडियस को बता करके बताना है। तो गेट आर को लिखा जाए तो वी आर जस्ट राइटिंग 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय हमने लिखा 9 इंटू 10⁻16। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ना 10 की पावर्स में बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहता, क्वेश्चन सिर्फ आपसे चाहता है कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर्स को मैच करा दें। अब 10 की पावर्स को मैच कराने के लिए आप चाहें तो 5.98 जो आपने लिखा है इसको नियरली 6 अज्यूम कर सकते हैं। तो लेट्स से इसको हम 2.6.67 इंटू 10⁻11 और 24 के बीच में बात करें तो ये 13 आपके पास बच गया है। ठीक है, 24 में से 11 को हमने कम कर दिया जिससे हमारे पास 13 बच गया है प्लस के अंदर। इसको नियरली 6 लिख देते हैं, ये आपके पास हुआ 9 इंटू 10⁻16। इसको कट करते हैं, दिस कम्स एज 2/3। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसको 3 से इसको कट करें तो ये आपके पास होगा 2.22 नियरली इक्वल्स टू ऐसा आ गया। अब 2 से भी मल्टीपल किया 4.44 इंटू 10⁻, कमिंग एज एक तो आपका 13 है और 13 में नीचे आपके पास 16 है, माइनस कर दिया, दिस इज कमिंग एज 10⁻³ ठीक है, यहां तक पहुंच गए अब अपने। तो हमारे पास यहां पे काम हो गए। ठीक है, ये कुछ आंसर हमारे पास हो। इंटू 2 एक और आपके पास बचा हुआ है, ये वाला 2 का मल्टीपल करना हमारा रह गया, तो ये आपके पास आ गया 8.88 इंटू 10⁻³ अब 8.88 जो है वो 5 से बड़ा है, और अगर 8.88 5 से बड़ा है तो जब आपकी पावर्स होती है तो आपको एक 10⁻1 और ऐड करनी है, जिससे आपकी आंसर बनेगा 10⁻³ प्लस 1, सो यू कैन राइट एज 10⁻² मीटर विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो हमें एक पावर 10 में ऐड करनी है, क्योंकि जब इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। Dependency of intensity of gravitational field E of the earth with the distance r from the center of earth is correctly represented by। ये हमने बात करा है, जैसे हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड हमारे पास जो होती है इंटेंसिटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको इनसाइड अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है -GM स्मॉल r बाय r³, और अगर आउटसाइड की बात करें तो हमारे फील्ड का फॉर्मूला होता है -GM बाय r²। तो इनिशियली स्मॉल r होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, और बाद में स्मॉल r² डिवाइड में होने की वजह से ये हाइपरबोला की तरह चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। पहले स्ट्रेट लाइन है, देन ये एक हाइपरबोला की तरह कम होता जा रहा है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है Kepler's third law state that the square of a time period of revolution T of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance r, मतलब t square is equals to k times of r³। ठीक है, if the mass of the sun and planet are capital M and small m respectively, then as per the Newton's law of gravitational force of attraction between them, F equals to gmm by r²। Here g is a gravitational constant, the relation between g and k क्या होगा, तो क्वेश्चन ने कहा ये k की वैल्यू ढूंढ के बताओ g की टर्म्स के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहते हैं ये मान लो एक ऑर्बिट है और ये मान लो आपके पास एक सन है। ठीक है, और ऑर्बिट के चारों तरफ एक सन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ये मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है तो वी कैन जस्ट राइट इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हुआ gm स्मॉल m बाय r²। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला हो गया m⍵² r, mv² बाय r भी कह सकते हैं, m⍵² r भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड की बात करनी है तो ओमेगा को हम 2π बाय कैपिटल T से रिप्लेस करते हैं। यहां पे आपके पास आया gm स्मॉल m बाय r², स्मॉल m की वैल्यूज को कट करते हैं तो ये आपके पास हो गया gm इक्वल्स टू
4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और ये r की वैल्यू पावर 3 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने इसको यहां मल्टीपल कर दिया है। ठीक है जी, टी स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं और उधर जाके बनाते हैं, ये बन रहा है हमारा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम इंटू आर क्यू, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को इक्वेशन में यहां पे देखा जाए तो k लिख के दिया है। तो क्वेश्चन ने कहा है जो k है वो आपके पास है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम। सो वी कैन सिंपली राइट कैपिटल जी एम इंटू k इज इक्वल्स टू 4 pi square, which come in the option number 1. So option number 1 is the right answer. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then acceleration of S is always directed towards the center of the Earth. ठीक है, हमें ना ये ऑप्शन चेक करने हैं और ऑप्शन चेक करके इसमें राइट आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, ऐसे समझे ये आपके पास अर्थ है और इसके चारों तरफ ऐसे कोई सैटेलाइट मूव कर रही है और सैटेलाइट का कहीं पे भी आप एक छोटा मास m मान लीजिए। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा जो सीधा सीधा सेंटर की तरफ लगेगा, तो फर्स्ट ही आपका जो पार्ट है वही सही हो गया, बाकी सारे ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। A remote sensing satellite of Earth revolve in a circular orbit of a height 0.25 into 10 raised to power 6 meter above the surface of the Earth. If the radius of Earth is this one and g is this one, then what is the orbital speed of the Earth? देखिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है जी एम बाय स्मॉल आर का अंडर रूट। ठीक है, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास रेडियस हमारे पास जो है मास हमें दिया हुआ हो। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देखिए, एक तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट हमें मिल गई, नंबर 1 थिंग। दूसरा रेडियस ऑफ द अर्थ हमें मिल गया, नंबर 2 थिंग। तीसरा हमें जी मिल गया है। इसी के हिसाब से हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को बताना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को बताने के लिए जो कैपिटल जी एम होता है इसको जी आर स्क्वायर से बदल दिया जाता है और यहां पे लिख दिया जाता है आर प्लस एच का अंडर रूट। ठीक है, यहां पे अब जी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई है 9.8 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.38 प्लस 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर 6 पूरे का अंडर रूट। तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है और इसकी कैलकुलेशन करके हमें ढूंढना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो पहले देखिए ये हमारे पास हो गया 6.38 का हमें स्क्वायर करना होगा। 6.38 का स्क्वायर करना है, ये हमारे पास आएगा 40.70। इसको 9.8 से मल्टीपल करना है, ये आपके पास हुआ 10 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड बाय 6.38 जो आपके पास है इसके अंदर हमें 0.25 को ऐड करना होगा। 0.25 को ऐड करने से ये बनता हमारा 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का अंडर रूट। पूरे जो भी पार्ट आपको दिया गया है इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9.8 मल्टीप्लाई करें हम 40.70, फिर उसको डिवाइड करें हम 6.63 से और देन अगर हम उसका अंडर रूट लेते हैं तो ये हमारा आंसर बनेगा 7.75 या 7.756 इंटू 10 रेज़ टू पावर यहां से कट किया तो 10 रेज़ टू पावर 6 हुआ तो 3 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राउंड ऑफ द आंसर एज 7.76 किलोमीटर per second, which come in the option number 2. At what height from the surface of Earth the gravitational potential and the value of the g are this take the radius of Earth is this one। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर हम लिखा जाए तो ये हमारे पास होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच, और जी की वैल्यू लिखी जाए तो ये आपके पास हो जाती है माइनस नहीं लगाना, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है,
अगर पोटेंशियल और जी को आपस में डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा आर प्लस एच विद नेगेटिव साइन, क्योंकि जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच कैंसिल होकर ऊपर चला जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास है -5.4 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू हमें 6 दी गई है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर प्लस एच हो गया हमारे पास। ठीक है, माइनस से माइनस कट करते हैं, इसको यहां से लेके चलते हैं, ये आपके पास हो गया 0.9, तो 0.9 इंटू 10⁻⁷ को लिखा जाए तो ये हमारे पास 9000 किलोमीटर बन गया है, इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमारे पास 64,000 किलोमीटर है प्लस एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास होगी 9000 माइनस ऑफ 6400, दैट इज कमिंग एज 2600 किलोमीटर, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 1। अभी की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। इसके पार्ट 2 के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रयास करें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।